morning, students. Today we are going to discuss our chapter number 3, that is the public, private and global enterprises. In this chapter, we will discuss what are the private companies, public companies and global enterprises, their features, their merits, their demerits and their types. We have already done what is the private sector enterprises and its types, that is the sole proprietorship, partnership firm, Hindu joint family business, cooperative societies, joint stock company. These 5 types we have already discussed in our chapter number 2. Today we will start with our second topic, second subheading, that is a private sector or private businesses or private sector enterprises. So firstly, what are the role of private sector versus public sector? In private sector and public sector, we have to talk about year 1947-48. In this, immediately after independence, Government of India nationalized many enterprises and also established many new undertakings. कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद ही काफ़ी सारी एंटरप्राइजेज जो है वो स्टार्ट की थी, जैसे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है या कुछ एक एंटरप्राइजेज जो अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश भी की थी, कुछ नेशनलाइज की थी, कुछ अंडरटेकिंग्स जो है वो एस्टेब्लिश की थी. The Industrial Policy Resolution of 1948 and 1956 assigned a dominant role to the public sector enterprise. कह रहे कि जो 1948 में इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, और 1956 में जो से अमेंड करके न्यू रेजोल्यूशन आया था, इसमें पब्लिक सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट रोल प्रोवाइड किया गया था. बट पब्लिक सेक्टर जो है अपना ये रोल अच्छे से नहीं निभा पाया, अपनी जो भी उन्हें काम करने को कहा गया था वो नहीं अच्छे से कर पाया. बट प्राइवेट सेक्टर जो है, द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर वाज रिस्ट्रिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग, लिमिट्स ऑन एक्सपेंशन एटसेट्रा. पर प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, जैसे कि उन्हें कोई भी काम करना तो उस पर लाइसेंस लेने पड़ेंगे, वो अपनी एक्सपेंशन इस हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते थे, हर एक चीज़ के लिए रूल्स थे, काफ़ी सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे, काफ़ी सारे उनके लिए कह लो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, काफ़ी गाइडलाइंस इन्हें फॉलो करनी पड़ती थी जो इनके लिए ईजी नहीं था. In spite of giving priority to the public sector, this sector couldn't do much for the economic development of the country. क्या कि इतना कुछ उन्होंने पब्लिक सेक्टर को बेनिफिट्स दिए, पर पब्लिक सेक्टर इकॉनमी की डेवलपमेंट के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए कोई ज़्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, उसकी ग्रोथ नहीं कर पाया. That is why in 1991 the Government of India adopted the policy of liberalization and globalization. क्या है कि इसी वजह से 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू पॉलिसीज़ जो है वो स्टार्ट की, डेट इज़ अ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन में क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ फॉलो करनी पड़ती थी, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ती थी, लाइसेंसिंग वगैरह फॉलो करनी पड़ती थी, उसे रिड्यूस कर दिया गया, लाइसेंस को रिड्यूस कर दिया गया. हर किसी भी कंपनी के लिए उनके जो लाइसेंसेस है, जो नेसेसरी पर स्टेप होता था, उसे रिड्यूस करके लाइसेंसिंग कम कर दिए, ख़त्म कर दिए कुछ सेक्टर्स में. और ग्लोबलाइजेशन में क्या आता है कि फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया की या अपनी कंट्री में आके दूसरी कंट्रीज़ में जाके अपने जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेसेस में और अपनी न्यू कंपनीज एस्टेब्लिश कर सकती हैं. सो इंडिया में 2 न्यू पॉलिसी स्टार्ट की गई, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. Under the new policy, the dominant position of public sector was restricted and many doors were opened to the private sector and foreign companies. क्या कि ये जो न्यू 2 पॉलिसीज उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट ग्लोबलाइजेशन जो है, फॉरेन कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा जो है उनके चांसेस डेवलपमेंट के इंक्रीज़ हो गए, पब्लिक सेक्टर जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गए, उनकी पोजीशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में मेनली 3 तरह के डिपार्टमेंट्स आते हैं, या 3 तरह के होती हैं, डेट इज़ अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, फर्स्टली वी विल डिस्कस दिस. दिस इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. ये सबसे पुरानी फॉर्म है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की. द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज़ कंसिडर्ड as one of the department of the government.
It has no separate existence than government. It functions under the overall control of one ministry or department of the government. क्योंकि एंटरप्राइज जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का बहुत ही पुराना, ये सबसे पुराना फॉर्म है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग. जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है ये एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरह काम करता है. मतलब इसमें जितने भी बिजनेस आते हैं ये या तो गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट की तरफ से चलाए जाते हैं या किसी एक मिनिस्ट्री की तरफ से चलाए जाते हैं. ये गवर्नमेंट से अलग नहीं है. इसकी सारी डिसीजन, सारी जो वर्किंग है वो गवर्नमेंट ही करती है. इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं रेलवेज़ की, डिफेंस की. एज वी नो रेलवे डिपार्टमेंट इज़ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. 100% डिसीजन जो है इसके रेलवेज़ के गवर्नमेंट द्वारा ही लिए जाते हैं. अर्निंग जो इनके एक्सपेंसेस हैं सभी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती हैं. सो इसमें और एग्जांपल हम ले सकते हैं डिफेंस की, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोनिक सर्विसेज एक्सेट्रा. The main features of departmental undertakings are overall control of the government. इसमें जो पूरा का पूरा कंट्रोल है या तो गवर्नमेंट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का या किसी एक मिनिस्ट्री का होता है. इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं होता. नो सेपरेट लीगल एंटिटी. गवर्नमेंट और कंपनी की कोई अलग अलग लीगल एंटिटी नहीं है, ये एक ही है. जो डिसीजन गवर्नमेंट का होता है वही डिसीजन इनके कंपनी का होता है. फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट. जो भी गवर्नमेंट जो इसके एनुअल बजट होते हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किए जाते हैं. जो भी इनके पैसे आते हैं, ये फंड्स आते हैं, वो सारे गवर्नमेंट की तरफ से ही डिसाइड होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ही प्रोवाइड किए जाते हैं. रेवेन्यू गेट्स डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी. इनकी तरफ से जो ये डिपार्टमेंट्स है, रेलवे डिपार्टमेंट है या डिफेंस डिपार्टमेंट है या पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, इनसे जो भी रेवेन्यूज़ होती है, जो भी इनकम्स होती है वो सीधा गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी है उसमें ही डिपॉजिट किए जाते हैं. गवर्नमेंट की इनकम होती है. ऑपरेटेड एज सिविल सर्वेंट. इनका मेन मोटिव होता है सोसाइटी का वेलफेयर, ना कि अपनी अर्निंग देखना. इनका मेन मोटिव होता है सोसाइटी का वेलफेयर करना. दिस इज़ अ सिविल सर्वेंट. सोसाइटी का सर्वेंट, सोसाइटी के नौकरों की तरह या सोसाइटी की सेवा करने के लिए ये जो है डिपार्टमेंट स्टार्ट किए जाते हैं. एंड आर रिक्रूटेड एंड कंपनसेटेड एज पर द रूल ऑफ द सिविल सर्वेंट्स. और जो भी इसमें एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उनको रिक्रूट किया जाता है, उनको जो सैलरीज कंपनसेशंस दिए जाते हैं वो भी सारे गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग सिविल सर्वेंट्स के जो दिया जाता है वही इन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं. डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री. दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट हेड हु इज़ अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्टर. कह रहे कि जो इसका डायरेक्ट कंट्रोल है वो भी डिपार्टमेंट, जो भी इनके डिपार्टमेंट का हेड है उसी का पूरा कंट्रोल होता है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ही अपॉइंट किए जाते हैं. और जो उन्होंने अपने जो अकाउंटेबल, मतलब कि जो भी जवाबदेही है जिसको, वो भी इन्होंने गवर्नमेंट को देनी होती है, कंसर्न मिनिस्टर को देनी होती है. देन कैन बी स्यूड बाय द प्रोसीजर ऑफ सुइंग द गवर्नमेंट. ये इसी तरह ही इन्हें स्यू, मतलब कि केस वगैरह इन पे उसी तरह ही होंगे जैसे कि गवर्नमेंट पे केस किए जा सकते हैं, गवर्नमेंट पे कोई केस फाइल किया जा सकता है या इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट की जा सकती है. जैसे गवर्नमेंट पे की जा सकती है वैसे ही इन डिपार्टमेंट्स के पे भी की जाती है. नेक्स्ट इज द मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मेरिट्स क्या है? ईजी फॉर्मेशन. फर्स्ट पॉइंट इज ईजी फॉर्मेशन. इट इज़ अ वेरी ईजी टू फॉर्म डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एज नो रजिस्टर इज़ कंपल्सरी. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को बनाना बहुत ही ईजी है. इनकी रजिस्ट्रेशन बहुत ही इनकी फॉर्मेशन बहुत ही ईजी है बिकॉज इनके लिए किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरी नहीं है. इफेक्टिव कंट्रोल. द कंट्रोल ऑन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग is very effective as it is direct and centralized. कह रहे कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है इसका कंट्रोल भी काफ़ी इजी है, इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये एक ही गवर्नमेंट की तरफ से ही कंट्रोल किया जाता है. ये नहीं है कि हमने एक डिसीज़न के लिए किसी एक डिपार्टमेंट में जाना है, दूसरे डिसीज़न के लिए दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है, ऐसा कुछ नहीं है. इसके सारे डिसीजन एक ही डिपार्टमेंट या एक ही गवर्नमेंट की तरफ से लिए जाते हैं. सो इनके कंट्रोल भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है. नेक्स्ट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. There is a proper utilization of funds as financial matters are subject to ministerial section, budget, accounting and audit control. कह रहे कि इनके जो फंड्स हैं ये भी काफ़ी फंड्स हैं या रिसोर्सेज हैं जो भी इन डिपार्टमेंट के रिसोर्स हैं इनको काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाता है, क्योंकि इनकी जो यूटिलाइजेशन है फाइनेंशियल मैटर्स है ये सभी मिनिस्टर्स के हाथों में होता है. मिनिस्टर्स कि काफ़ी अच्छे से फंड्स को यूटिलाइज़ करते हैं.
काफ़ी अच्छे से, क्योंकि उन्होंने उनका मेन मोटिव यही होता है कि सोसाइटी का वेलफेयर करना, सोसाइटी के बारे में सोचना, तो उसे प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं, अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। देयर इज़ a direct parliamentary control. The performance of department undertaking can be discussed in the parliament. So there is a public accountability। क्या है कि जो इनकी पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है, जो इनका पार्लियामेंट होता है, वो इसे कंट्रोल करते हैं। इसकी जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है, इसकी सारी परफॉर्मेंस, इसके सारे डिसीजंस जो हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस किए जाते हैं। ये जो है जवाबदेह किसके होते हैं, अकाउंटेबल किसके होते हैं, पब्लिक के अकाउंटेबल होते हैं। पब्लिक को इन्होंने एज अ रिपोर्ट जो है वो तैयार करके इन्होंने प्रोवाइड करनी होती हैं। देन 5th पॉइंट इज़ अ पब्लिक रेवेन्यू। The revenue of department undertaking is deposited in the treasury of the government, so this undertaking help to increase the government revenue। कि इसका मेन मोटिव जो होता है वो क्या है, पब्लिक रेवेन्यू की जो भी पैसे होते हैं, जो भी इनसे इनकम होती है, वो किस में जाती है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, ट्रेजरी डिपार्टमेंट में जाती है। और ट्रेजरी जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी वो किसके लिए यूज़ होती है, वो पब्लिक के लिए यूज़ होती है। सो जो भी इन डिपार्टमेंट से रेवेन्यू होता है, इनकम होती है, वो सभी गवर्नमेंट रेवेन्यू होते हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाती हैं, गवर्नमेंट की रेवेन्यू को इंक्रीज़ करती है। नेक्स्ट इज अ सीक्रेसी। द एक्टिविटी परफॉर्म्ड ऑफ द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कैन बी हाईली सीक्रेट। जो इनकी परफॉर्मेंसेज है, जो इनकी एक्टिविटीज़ है, वो हाईली सीक्रेट होती है। एज द गवर्नमेंट कैन अवॉइड डिस्क्लोजर ऑन द प्ली ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट ड्यू टू सीक्रेसी ओनली द मोस्ट सेंसिटिव एरिया, दैट इज डिफेंस, इज ऑपरेटिंग एज अ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। कह रही कि सीक्रेसी की वजह से, जो सीक्रेसी ताकि लीक ना हो, इसी वजह से कि ये काम जो है वो गवर्नमेंट को दिया गया है। फॉर एग्जांपल इन्होंने ली है यहाँ पे डिफेंस क्योंकि बहुत ही सीक्रेट डिपार्टमेंट है, इसकी सीक्रेसी बहुत ही ज़रूरी है। इसी वजह से गवर्नमेंट के हाथों में है ये, ताकि इसकी सीक्रेसी जो है वो लीक ना हो सके। नेक्स्ट इज़ अ डीमेरिट्स और ड्रॉबैक्स ऑफ अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नंबर फर्स्ट इज़ अ इनफ्लेक्सिबिलिटी। The departmental undertaking works under strict parliamentary control. There is too much interference of minister and top officials. It is treated as one of the government office, and this reduces the flexibility and efficiency of the undertaking। क्या है कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, इनका जो काम कंट्रोल है वो पार्लियामेंट स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है। इनमें मिनिस्टर्स की या टॉप ऑफिशियल्स की काफ़ी सारी इंटरफेरेंस रहती है। लाइक एक मिनिस्टर कह देता है कि हमने ऐसे करना है, दूसरा मिनिस्टर कह देता नहीं हमने वैसे करना है। तो इसकी वजह से इनका जो इंटरफेरेंस है मिनिस्टर्स की या टॉप ऑफिशियल्स की काफ़ी ज़्यादा होती है। इट इज़ ट्रीटेड एज वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिस। ये गवर्नमेंट ऑफिस की तरह ही ट्रीट किया जाता है, एंड जिसकी वजह से इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है या एफिशिएंसी इस अंडरटेकिंग की वो काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसे इनफ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं कि इसकी जो वर्किंग है वो इनफ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट इज़ अ लैक ऑफ मोटिवेशन। द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग हैव नो पार्ट टू यूटिलाइज देयर रेवेन्यू एज दीज आर डिपॉजिटेड इन द ट्रस्ट। कह रहे कि अब ये जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है, इन्हें अपने फंड्स जो है, अपने रेवेन्यूज़ है, उन्हें यूज़ करने का हक नहीं होता, क्योंकि ये सीधा डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट की ट्रेजरी में चला जाता है। देयर इज़ नो इंसेंटिव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। है कि लोगों को, जो वर्कर्स हैं या जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें किसी भी तरह का इंसेंटिव नहीं दिया जाता ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सके, अपने डिपार्टमेंट के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सके, जिसकी वजह से या इंसेंटिव नहीं दिया जाता, कोई मोटिवेशन नहीं दी जाती। इसलिए इसमें काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें कोई स्पेशल मोटिवेशन नहीं आती कि हम इसमें क्यों काम करें, कि उसके प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करें। एज इसमें क्या होता है, आप एक बार जॉब पे लग गए हो, काम करो या ना करो, आपको सैलरी तो मिल ही जाएगी। सो देयर इज़ अ लैक ऑफ मोटिवेशन टू पुट सम स्पेशल एफर्ट्स in their work to increase the profitability of their particular department. Then lack of financial autonomy. The department undertaking can't plan long-term investment project, क्योंकि ये undertaking जो है वो long-term investment project. Okay, lack of financial autonomy. The department undertaking can plan long-term investment project. जो department undertakings है, ये long-term investment projects में नहीं प्लान करते, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स नहीं करते। दे आर सब्जेक्ट टू बजटरी कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। दे आर नॉट अलाउड टू यूज़ देयर ऑन रेवेन्यू फ्रीली एज दीज हैव टू डिपॉजिट द ट्रेजरी।
deposited in the treasury, it has no independence or freedom to utilizing the funds in its own way. कह रही कि जो ये डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग से लॉन्ग टर्म नहीं प्लान कर सकते, क्योंकि इन्हें अपना जितने भी जो भी रेवेन्यू होता है ये अपनी गवर्नमेंट ट्रेजरी में सबमिट करवाना होता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करवाना होता है। सो ये अपने जो भी एक साल के जितने फंड्स इन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं, ईयरली बेसिस पे अपना जो प्लान है वो करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स में ये ध्यान नहीं देते। Inefficient management, the department undertaking are managed by the government officials, जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से ही मैनेज किया जाता है। These officials are overburdened with the paperwork. They spend maximum time to answer the queries of from parliament or ministry. They can be transferred anytime. As a result, they have less sense of responsibility and efficiency. क्योंकि जो भी इन डिपार्टमेंट्स में काम करता है उनका मेन काम यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इनके पार्लियामेंट वाले या गवर्नमेंट जो है मिनिस्ट्री है जो भी इन्हें क्वेश्चंस करते हैं, क्वेरीज अराइज करते हैं, उन्हीं को सॉल्व करने में लगे रहते हैं। इनका मैक्सिमम वर्क जो है वो पेपर वर्क होता है। सो और इनके ट्रांसफ़र किसी भी टाइम होते हैं, ये कोई भी कुछ भी गलत कर लेते हैं, कोई गलत काम कर लेते हैं तो फटाफट से इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सो ये फ्रीली कोई भी काम नहीं कर सकते, कोई भी काम जो है अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, एफिशिएंटली कोई भी काम नहीं कर पाते। एज इनका ज़्यादा काम जो है वो पेपर वर्क, कोई कम ओवरबर्डन होते हैं पेपर वर्क से, पेपर वर्क करते रहो, पेपर वर्क करते रहते हैं, ज़्यादा काम ये फिजिकल वर्क नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज़ अ रेड टेपिज्म एंड bureaucracy. The red tapeism and bureaucracy refers to delay in decision due to too many formalities. क्या है कि इसमें रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा होती है, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें डिसीजन लेने के लिए बहुत सी डिले हो जाती है, क्योंकि इसमें कोई भी डिसीजन लेना तो ढेर सारी फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना पड़ता है। द डिसीजन इन द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स आर डिलेड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़, पेपर वर्क प्रोसीजर्स, इनोवेटिव bold approach, immediate actions which are so essential for the growth of enterprise have no place in the department undertakings. लेकिन इनके डिसीजंस को डिले क्यों होता है? क्योंकि इसमें ढेर सारा पेपर वर्क होता है, इनके प्रोसीजर्स काफ़ी लंबे होते हैं, काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करके इन्हें कोई भी डिसीजन लेना तो ढेरों फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी पड़ती है, जिसकी वजह से रेड टेपिज्म होता है। और अगर कोई इनोवेटिव आइडिया लेना है, इनोवेशन करना है या बोल्ड अप्रोच इन्होंने फॉलो करनी है या कोई इमीडिएट एक्शन करना है तो वो इस डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज़ अ पब्लिक कॉपरेशन। फर्स्ट हमने किया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकेंड इज़ अ पब्लिक कॉपरेशन। पब्लिक कॉपरेशन क्या? इट इज़ अ बॉडी कॉपरेट फॉर्म्ड बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। क्या है कि ये डिपार्टमेंट जो है पब्लिक कॉपरेशन जो है ये स्पेशल लेजिस्लेचर या सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ से एक्ट पास होने के बाद बनाया जाता है। इट इज़ फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, इसे फुली जो है गवर्नमेंट फाइनेंस करती है। इट्स पावर, ऑब्जेक्ट्स एंड लिमिटेशन एटसेट्रा आल्सो डिसाइड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो इसका जो इनके पावर्स हैं, इनकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनकी क्या लिमिटेशंस है, वो भी लेजिस्लेचर द्वारा ही सब कुछ डिसाइड किया जाता है। और इसमें क्या कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, जैसे कि इंडियन एयरलाइंस आ गई, एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इसमें आ सकती हैं। नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। इसके मेन फीचर्स क्या है? फॉर्मेशन बाय पासिंग एन एक्ट। इसकी जो फॉर्मेशन है वो एक एक्ट को पास करने से बन जाती है, जो कि हमने एक्ट के बारे में बताया, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ से जब एक्ट पास होता है तो इसे क्रिएट कर दिया जाता है। The power, objective and limitation of public cooperation are defined in the act only. जो भी इसकी पावर है ये भी सारी किस में डिफाइन की जाती है? ये एक्ट में डिफाइन की जाती है। कंट्रोल बाय दी, थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। इसे टोटली कंट्रोल जो है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही कंट्रोल किया जाता है, उनकी तरफ से ऑपरेट किया जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, it get incorporated automatically when act is passed in the parliament। क्या देखिए इसकी गवर्नमेंट से सेपरेट एंटिटी होती है, लीगल एंटिटी होती है। गवर्नमेंट और ये कंपनीज अलग अलग होती है क्योंकि ये एक्ट के पास होने के साथ ही बन जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है। गवर्नमेंट से इनके जो इनकॉर्पोरेशन के लिए फॉर्मेलिटीज़ है वो नहीं करनी पड़ती। पावर एंड ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड इन द एक्ट ओनली। जो भी इसके पावर्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं या इनके जो भी
वर्किंग है वो सारे एक्ट में ही डिफाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑन स्टाफ, जिसका स्टाफ है वो भी अपना होता है, ये खुद से सारा स्टाफ हायर करते हैं, सारा स्टाफ को रिक्रूट करते हैं। इन्हें जो ऑलरेडी स्टाफ लाइक जो पहले था कि गवर्नमेंट सारा डिसीज़न लेते हैं, नहीं, इनके जो डिसीजंस हैं ये इनके स्टाफ की तरफ से होते हैं, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह अपॉइंट खुद किए जाते हैं, पर हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो वो नॉमिनेट गवर्नमेंट की तरफ से किए जाते हैं। द पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज़ इट्स ऑन रूल of recruitment and remuneration for its staff and employees। जो इनके रिक्रूटमेंट इन्होंने कैसे करनी है, क्या रूल्स है रिक्रूटमेंट के, और इनकी जो सैलरीज वगैरह है वो सभी पब्लिक कॉर्पोरेशन को जो भी ये डिसाइड करते हैं, वो पब्लिक कॉर्पोरेशन के अपने रूल्स होते हैं। अपनी रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, उनको सैलरीज वगैरह कितना देनी है, स्टाफ को क्या सैलरी देनी है, एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी देनी है, वो सब ये खुद डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ये जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ्री होते हैं। इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है इनमें पॉलिटिकल कोई इंटरफेरेंस नहीं होती या बहुत कम इंटरफेरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। ये जो है ये सिर्फ अकाउंटेबल पार्लियामेंट को होते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर को होते हैं। इट हैज़ टू सबमिट द एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग। जो भी ये साल भर काम करते हैं वो एनुअल रिपोर्ट के फॉर्म में इन्हें स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट को सबमिट करवाना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ द मेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन के क्या मेरिट्स हैं, यही पॉइंट्स हमने दोबारा से डिस्कस करने जो हमने फीचर्स में किए हैं। दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, कि इनके जो अफेयर्स वगैरह इसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस थोड़ी कम होती है, इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ये अपने डिसीजंस जो है वो जल्दी से ले सकते हैं क्योंकि क्विक डिसीजंस होते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। इनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है, क्योंकि इनके एम्प्लॉयज़ वगैरह इनके प्रोसीजर सारे अलग होते हैं हायर करने के। तो ये लोगों को जब हायर करते हैं तो पहले कहते हैं कि आपका जो मोटिव हो सर्विस मोटिव ही होगा। इनका मेन मोटिव यही होता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट को उसको प्रोटेक्ट करें, कि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट इज़ एफिशिएंट स्टाफ, क्योंकि इनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, लोगों को किस तरह हायर करना, उनको क्या सैलरीज देनी है, ये सब इनके अपने होते हैं। तो ये एफिशिएंट मतलब काबिल स्टाफ को ही हायर करते हैं, ये नहीं कि ऐसे मिनिस्टर्स ने कैसे हायर कर लिया तो उसे हायर कर लिया। ये जो है प्रॉपर वे प्रॉपर मेथड रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही अपने स्टाफ को एफिशिएंट स्टाफ को हायर करते हैं। नेक्स्ट इज़ अ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये बिजनेस एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं या अलग अलग ग्रुप्स को हायर करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को हायर करते हैं, ताकि ये जो इनकी मैनेजमेंट है वो पर्टिकुलर और प्रोफेशनल हो, उनके काम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। डीमेरिट्स, अब इसके डीमेरिट्स क्या है पब्लिक कॉर्पोरेशन के। नंबर फर्स्ट इज़ अ थ्योरेटिकल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी ऐसे हम क्या कह सकते हैं, ऑटोनॉमी ऑन पेपर वर्क। द ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज़ ओनली फॉर नेम से। कह रहे कि जो इसकी ऑटोनॉमी है या फिर हम कह लेते हैं कि फ्लेक्सिबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है, ये सिर्फ कहने की बातें, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इसमें मिनिस्टर्स का गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, इनकी इंटरफेरेंसेस भी होती हैं। अगेन लैक ऑफ इनिशिएटिव्स, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। पब्लिक कॉर्पोरेशन डोंट हैव टू फेस एनी कंपटीशन, इन्हें किसी तरह का कंपटीशन फेस करने की ज़रूरत नहीं करते। एंड आर नॉट गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव, और ये इनका मेन मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, बल्कि इनका मोटिव होता है सर्विस मोटिव। तो इसमें इनिशिएटिव्स जो है वो कम ही होते हैं, जैसा चल रहा है वो वैसा ही काम करते जाते हैं। रिजिड स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर वो काफ़ी रिजिड होता है, काफ़ी बंधा हुआ होता है, उनमें चेंजेस लाने की ये ज़्यादा कोई कोशिश नहीं करते हैं। अगर वो चेंजेस लाएँ तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है या कॉम्प्लिकेट लगता है, तो वो जैसा काम चल रहा है वैसा ही करते जाते हैं। नेक्स्ट इज unfair practices. The government board of public corporation may indulge in unfair practices. It may charge unduly high prices to cover up inefficiency. कह रहे कि गवर्नमेंट बोर्ड जो है ये काफ़ी तरह से अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं। अनफेयर प्रैक्टिसेस से अब हम बात करते हैं किसी को नौकरी पे लगवाना है, तो ये अनफेयर प्रैक्टिसेस मतलब कि रिश्वत लेके या किसी की अप्रोच से, ये जो कि जिसे हम अनफेयर प्रैक्टिसेस कहते हैं, इससे काम करवाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं है कि अपने कोई लीगल प्रोसीजर से काम करें, अनफेयर प्रैक्टिसेस की ज़्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनीज। थर्ड पार्ट ऑफ आर पब्लिक सेक्टर इज़ अ गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज क्या है, अ कंपनी in which at least 51% of the paid up share capital
इज़ हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉन एज अ गवर्नमेंट कंपनी। जिसका 51% या उससे ज़्यादा का जो कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, गवर्नमेंट के हाथ में हो, उस कंपनी को क्या कहा जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी। जिसमें 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट का होता है, उस कंपनीज को गवर्नमेंट कंपनीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, these are the main examples of a गवर्नमेंट कंपनी जिसमें 51% या मैक्सिमम शेयर जो है वो गवर्नमेंट का होता है। Now next is the features of government company is compulsory registration। इनकी जो रजिस्ट्रेशन है कंपनीज एक्ट के अंदर होनी ज़रूरी है। All the provisions of the Companies Act are applicable on the government company. Government can exempt it from some provision by passing a special resolution। है कि इन्हें गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट के सारे जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ते हैं, पर गवर्नमेंट कुछ एक स्पेशल रेजोल्यूशन बना के इनकी प्रोविजंस को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑनरशिप। द गवर्नमेंट कंपनीज हॉली और पार्शली ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट कंपनी है वो हॉली या पार्शली या तो पूरी या आधी जो है गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल की जाती है। द शेयर कैपिटल ऑफ दिस कंपनी इज ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जो इसकी शेयर कैपिटल है वो गवर्नमेंट के नाम पे होती है, मैक्सिमम शेयर्स जो है इसके गवर्नमेंट के पास होते हैं। मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो इसकी मैनेजमेंट है, द गवर्नमेंट कंपनी इज़ मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो इसकी मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा मैनेज की जाती है। हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड अदर शेयर होल्डर्स। जैसे कि नॉमिनेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या जो इस कंपनी के बाकी शेयर होल्डर्स हैं उनके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। The government has the authority to appoint majority of the directors। गवर्नमेंट के पास हक है, अधिकार है कि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। द गवर्नमेंट कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। गवर्नमेंट की जो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है गवर्नमेंट कंपनी की। इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ऑन नेम। जो ये अपने ही नाम से, ये कंपनीज अपने ही नाम से प्रॉपर्टी को सेल और परचेज कर सकते हैं। इट कैन एंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ऑन नेम। ये अपने नाम से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। द गवर्नमेंट कंपनी इज सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। द कंसर्न मिनिस्टर मेक्स अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। ये जो इसके कंपनी का मेन क्या है कि मिनिस्टर्स के अंडर होती है, मिनिस्टर के कंट्रोल के अंडर होती है। जो डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट है ये भी मिनिस्टर्स द्वारा ही की जाती है। द मिनिस्ट्री में इशू डायरेक्शन एंड कैन अज्यूम द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द अंडरटेकिंग। जो मिनिस्ट्री है ये डायरेक्शंस के काम हमने कैसे करना है या इसके क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए, यानी गाइडेंस भी दे सकती है और इवन उसकी वर्किंग को सुपरवाइज भी कर सकती है। नेक्स्ट इज अ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। द गवर्नमेंट कंपनी एंजॉयज बोरोइंग पावर। गवर्नमेंट कंपनी के पास एक बेनिफिट होता है कि बोरो कर सकती हैं गवर्नमेंट से। इट कैन रेज कैपिटल बाय इशूइंग वेरियस सिक्योरिटीज। से अलग अलग तरह के शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करके पैसे जो है वो रेज कर सकते हैं, फंड्स रेज कर सकते हैं। इट इज़ फ्री टू यूज़ द रेवेन्यू फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। जैसे कि पब्लिक कॉर्पोरेशन जो था उनके पास ये हक नहीं था कि वो अपने जो फंड्स हैं या अपने जो रेवेन्यूज़ हैं उसे खर्च कर सकते थे अपने डेवलपमेंट के लिए, पर गवर्नमेंट कंपनीज को ये अधिकार है कि वो अपने जो जितने भी रेवेन्यूज़ हैं वो अपने ही कंपनी पे खर्च कर सकते हैं इनकी ग्रोथ के लिए, इनके एक्सपेंशन के लिए। नेक्स्ट इज द एफिशिएंट स्टाफ। द रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज़ इंडिपेंडेंटली डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ। कि गवर्नमेंट ने कैसे रिक्रूटमेंट करनी है, क्या क्या उन्हें सैलरीज वगैरह देनी है, सब गवर्नमेंट कंपनी खुद से डिसाइड करती हैं। इट इज़ नॉट गवर्न बाय द सिविल सर्विसेज रूल्स। इनको अपने रिक्रूटमेंट के लिए या अपने सैलरीज वगैरह के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज रूल्स को फॉलो नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। द गवर्नमेंट कंपनीज आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री और टू द डिपार्टमेंटल कंसर्न। जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं ये डायरेक्टली पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ही अकाउंटेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल उनको इन्होंने बताना होता है कि उनकी वर्किंग कैसी है। इट्स एनुअल रिपोर्ट इज़ प्रेजेंटेड एंड डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। जो इनकी एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में डिस्कस की जाती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। एडवांटेजेस क्या हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। फर्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। द गवर्नमेंट कंपनी इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस। जो गवर्नमेंट कंपनी है गवर्नमेंट के और पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस से बिल्कुल फ्री होती है।
इट कैन फंक्शन फ्रीली एंड स्मूथली अंडर द जनरल विजिलेंस ऑफ द गवर्नमेंट। क्या है कि उन गवर्नमेंट के सुपरविज़न के अंडर अपना काम जो है फ्रीली और स्मूथली कर सकते हैं। Suitable changes can be introduced whenever needed within the provision of Companies Act। Companies Act के अकॉर्डिंग जब भी इन्हें चाहिए, जब भी इन्हें कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ इनोवेशन चाहिए, आसानी से उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज greater flexibility। The government company is managed, financed and audited just as one other private company। जो गवर्नमेंट कंपनी है ये अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं या इवन ऑडिट भी कर सकते हैं, जो सिया के ऑडिट करते हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी करती हैं, वैसे ही गवर्नमेंट कंपनीज की भी ये सब चीज़ें होती हैं। इट कैन देयरफॉर सिक्योर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन एंड क्विकनेस ऑफ एक्शन इन रनिंग द एंटरप्राइज। तो इनके पास ये फीचर्स हैं कि फ्लेक्सिबल होती हैं, अपने काम फ्रीली कर सकती हैं और जल्दी से अपने कोई भी एक्शंस वो परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एफिशिएंट स्टाफ। The government companies can have their own rules and regulation regarding the recruitment and remuneration of employees। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि गवर्नमेंट कंपनीज के अपने ये खुद के रूल्स होते हैं कि उन्होंने कैसे लोगों को हायर करना, उनको क्या क्या सैलरीज वगैरह देनी है, क्या उनके पॉलिसीज़ हैं इसके रिगार्डिंग। दे कैन अपॉइंट प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट पीपल बाय ऑफरिंग बेटर सर्विसेज एंड सैलरीज। क्योंकि प्रोफेशनल्स को हायर भी कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं उनकी सर्विसेज को, स्पेशलिस्ट पीपल को, ताकि वो अपनी अच्छी सर्विसेज जो हैं वो दे सकें, उन्हें हायर सैलरीज भी दे सकते हैं। ये कोलैबोरेशन, द गवर्नमेंट कंपनी कैन अवेल एंड अकोमोडेट मैनेजरियल स्किल्स, टेक्निकल नो हाउ और एक्सपर्टाइज और प्राइवेट एंटरप्राइज बाय कन्वीनियंटली कोलैबोरेटेड विद इट। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी जो प्राइवेट कंपनीज के साथ कोलैबोरेट भी कर सकती हैं ताकि वो अपना काम अच्छे से एक्सपर्टली वो अपना काम कर सकें, ताकि इनका काम जो है वो अच्छे से चल सकें। डीमेरिट्स क्या हैं? अगेन ऑटोनॉमी ऑन पेपर वर्क। जो भी इनकी फ्रीडम है इसे पेपरों में कागज़ों में होती है, ऐसे इन्हें कोई ऑटोनॉमी नहीं होती। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर तो करेगी। ये जो मेजर ऑफिसर्स वगैरह होते हैं इनमें इनकी जो इंटरफेरेंसेस होती हैं, मेजर शेयर होल्डर्स की इनमें इंटरफेरेंसेस होती है। सो जो ऑटोनॉमी है इसे पेपर वर्क के लिए रह जाती हैं। नेक्स्ट इज़ अ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अगेन गवर्नमेंट कंपनियाँ तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो रहेगी, मिनिस्टर्स की इंटरफेरेंस रहेगी। सो ऑपरेशंस वगैरह कोई भी नहीं करने तो इन्हें मिनिस्टर्स के जो है इंटरफेरेंस को पॉपअप इनके साथ करना पड़ेगा। बोर्ड पैक्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंट, या फिर कह लो कि बोर्ड पैक्ड विद यस मैन। The board of directors in government companies is appointed by the government। जो board of directors हैं वो government की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं। So these directors are always try to please government rather than improving the efficiency of the government company। कह रही कि जो government companies है इनका मेन काम होता है कि अपने जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें प्लीज़ किया जाए, उन्हें ही खुश रखा जाए रादर दैन कि अपनी कंपनी को इम्प्रूव करें, उनकी वर्किंग को इम्प्रूव करें। ऐसा इनका कोई मोटिव नहीं होता। इनका मेन मोटिव यही होता है कि गवर्नमेंट को खुश किया जाए ताकि उन्हें डिफरेंट तरह के जो बेनिफिट्स हैं वो मिल सकें। सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द कंपैरिजन बिटवीन फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। सो आप ये तीनों का जो डिफरेंस है ये आप इसे तैयार करेंगे, रीड करेंगे और नेक्स्ट हम जो इसकी बाकी टाइप्स है रही हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।